हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाठ के प्रश्न और उत्तर शुरू करने के पहले जानना चाहती हूँ आप बच्चों के हाल चाल कैसे हैं, आप सब पढ़ाई कैसी चल रही है, समझ में आ रहा है या नहीं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। और तब तक मैं यहाँ शुरू करती हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत क्यों छोड़ी। वकालत यानी जो वो लॉ वाला पढ़ाई उन्होंने की थी, उसके बाद वो वकील बन गए थे, तो वो वकालत का काम उन्होंने क्यों छोड़ दिया था। तो उत्तर हम लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी थी। उनका मन जो था वो मातृभूमि की सेवा में ज़्यादा लगता था और वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए थे। स्वदेशी आंदोलन मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, यानी उनका प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो बाहरी देशों से जो चीज़ें बनकर आती हैं उसका क्या फ़ायदा हमें मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता, हम बल्कि उनके देश में अपना पैसा भेज रहे होते हैं। लेकिन जो स्वदेशी चीज़ें होती हैं जिनका निर्माण हमारे ही देश के लोग करते हैं, हमारे ही कारीगर करते हैं, तो उन चीज़ों का प्रयोग करने से जो देश का पैसा है वो देश में ही रहता है और हमारे अपने जो भाई हैं उनका रोजी रोटी भी चलती है, उनका जो घर गृहस्थी है वो भी अच्छे से चलती है, पैसों की अर्निंग भी होती है। तो ये था स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी वकालत की जो कर रहे थे वो उसको छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों किया गया। मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न एक जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है कि चंपारण आंदोलन जो था सत्याग्रह वो कब किया गया। तो चंपारण सत्याग्रह एक आंदोलन था जो कि 1917 में किया गया, यानी आज़ादी के पहले की बात है। इसमें नील की खेती करने वाले जो किसान थे उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचार के विरोध में इसको किया था। चंपारण का जो सत्याग्रह है वो किया था, तो अंग्रेज सरकार के जो अत्याचार होते थे उसके विरोध में ये वाला जो आंदोलन है वो किया गया। ठीक है, उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए, उल्लेख मतलब चर्चा कीजिए उन पर, जिनसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देशभक्ति और देश सेवा का पता चलता है। तो ऐसे कौन से उदाहरण आप लिख सकते हैं, आप खुद सोचकर देखिए कि किससे आपको पता चलता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भी भावना थी, साथ ही देश सेवा का भी भाव था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ऐसी घटनाएं का वर्णन हम यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देशभक्ति और देश सेवा से संबंधित कुछ घटनाएं जो हमने पाठ में पढ़ी हैं वो इस प्रकार हैं। पटना हाईकोर्ट में सफल वकालत छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में शामिल होना, यानी उन्होंने क्या किया, जो पटना में पहले वो एक सफल वकालत, एक अच्छे वकील के रूप में प्रसिद्ध हो रहे थे, लेकिन अचानक से सबको छोड़कर वो स्वदेशी आंदोलन में लग गए, क्योंकि उनका जो जीवन लक्ष्य था वो क्या था, मातृभूमि की रक्षा करना था। वकालत तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन बस सच को गलत और सही साबित करने में उनको देश सेवा की कोई भावना नहीं आ रही थी, उनके अंदर की देशभक्ति की जो भावना थी वो भी सामने नहीं आ पा रही थी। तो वो उन्होंने उस काम को छोड़ना ही बेहतर समझा और स्वदेशी आंदोलन में वे शामिल होकर देश सेवा में लग गए। फिर दूसरा उदाहरण है, 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें किसानों का नेतृत्व किया। किसानों का नेतृत्व मतलब किसानों की अगुवाई की, किसानों के साथ खड़े रहकर उस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, साथ में जो किसान हैं उनके हित में जो उनके अधिकार हैं वो दिलाने में योगदान दिया था। तीसरा उदाहरण है, सन 1934 ईस्वी में बिहार भूकंप पीड़ित जनता को बेजोड़ संगठन शक्ति से मदद की, यानी जो बिहार में जो भूकंप आया उससे जो प्रभावित जनता थी उनकी सहायता करना, मदद करना, संगठन बनाना, लोगों को उससे जोड़ना कि आप रेस्क्यू कार्य जो कहते हैं ना, बचाव कार्य, बचाव दल आदि बनाने जैसे उन्होंने कार्य वहां पर किए थे। ठीक है, और देखते हैं, पटना से दरभंगा मार्ग पर रेलगाड़ियों के जो यात्री थे उनको दौड़ दौड़ कर पानी पिलाने का काम भी किया, क्योंकि इन्होंने जब हमने पाठ पढ़ा था तो जाना था कि इन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति बहुत प्यासे हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति पानी पिला रहा था वो अनेक लोगों को पानी नहीं पिला पा रहा था, तो ये वहां पहुंचकर फटाफट से पानी लेकर लोगों को दौड़ दौड़ कर पिलाने लगे। उससे क्या हुआ, लोगों की प्यास भी बुझ गई और साथ में इनको जो देश सेवा का जो भाव था वो भी सामने आता है उनके।
फिर है राष्ट्रपति का जो 10,000 रुपए का इनका वेतन था, उसमें से सिर्फ 2800 रुपए यानी कि 2,800 रुपए बस इन्होंने लेते थे ये, और बाकी जो वेतन था वो सब मतलब वहीं पर सरकार के ही खाते में वो जमा करते जाते थे, और फिर वो उसका प्रयोग गरीबों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। यानी सरकार के पैसे को भी इन्होंने अपने शौक आदि पूरे करने के लिए नहीं लिया, तो आंशिक वेतन भी वो लिया करते थे। तो इन सारे उदाहरणों से हमने जाना कि किस प्रकार वो देशभक्ति और देश सेवा का भाव उनका प्रकट होता है। चौथा प्रश्न हम पढ़ेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के किन गुणों ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया, उनकी सूची बनाइए। तो अगर हम सूची बनाएंगे तो या तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनके जीवन की तो हर दूसरी चीज़, हर दूसरी घटना जो ऐसी है वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा प्रदान करती है। फिर भी कुछ का संकलन यहाँ पर किया गया है, तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले उनकी सादगी और सरलता। हमने देखा कि कितने सामान्य व्यक्ति थे, चाहे वो भोजन वाला उदाहरण हो, जो इनकी एक मित्र इनके घर भोजन करने आई थी, तो राष्ट्रपति के घर में तो कितनी शान और शौकत नौकर चाकर हो सकते थे, लेकिन कितनी साधारण और सहज व्यवस्था के साथ उन्होंने, कि धर्मपत्नी भोजन बना भी रही हैं, परोस भी रही हैं, तो ऐसी सादगी और सरलता कहाँ देखने मिलती है। अध्ययनशीलता, हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि वे पढ़ने के लिए कितने जागरूक थे, चाहे वो सुबह उठ के पढ़ना हो, देर रात तक पढ़ना हो, उन सब चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई और मौज मस्ती में बैलेंस बनाकर जो चलते थे, तो वो भी उनकी एक बहुत विशेष बात थी। मितव्ययिता, मितव्ययी व्यक्ति होता है वो कंजूस नहीं थे, लेकिन मितव्ययी थे। मितव्ययी यानी अपने धन को सोच समझकर खर्च करना, आवश्यकता है तो बिल्कुल खर्च करना और नहीं आवश्यकता है तो नहीं करना। कंजूस होता है वो जो हर जगह पैसा बचाता है, लेकिन मितव्ययी वो होता है जो हर जगह सोच समझकर पैसा खर्च करता है, और हमें अपने जीवन में वास्तव में मितव्ययी होना चाहिए। ठीक है। फिर है परिश्रमशीलता। अब परिश्रमशीलता क्या चीज़ थी, कि वो किसी भी काम को करने में, हार्डवर्क करने में पीछे नहीं हटते थे। हमने पाठ में भी ये पंक्ति पढ़ी थी कि जिस काम को वो हाथ में लेते थे उसको पूरा करते थे, मतलब किसी भी चीज़ में वो परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते थे कि भाई कम मेहनत में ये काम कर दो, हर चीज़ में पूरी 100% मेहनत वो किया करते थे। नेतृत्व क्षमता, तो चाहे बचाव कार्य के लिए किया हो या फिर चंपारण आंदोलन के लिए किया हो, तो नेतृत्व का करने का जो भाव है, लीडरशिप क्वालिटी जिसे आप कहते हो, वो भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। संगठन शक्ति, तो इन्होंने चाहे वो भारतीय कांग्रेस का संगठन शक्ति के रूप में कार्य किया हो या फिर वो बचाव दल के संगठन के रूप में कार्य किया हो, दोनों ही जगह जो उनका कार्य करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था, है ना। सौम्य स्वभाव, तो अपने स्वभाव में भी इनकी कितनी सौम्यता थी कि राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचकर भी किसी को भी इनसे मिलने जुलने आने में संकोच नहीं होता था। सबसे एक सामान्य भाव से आदर और सम्मान के साथ ये मिला करते थे। क्षमाशीलता, हमने क्षमाशीलता की भावना वो नौकर वाला जो उदाहरण देखा था वहाँ पर देखी थी कि जब वो हाथी दांत वाला पेन टूट जाता है तो नौकर पर गुस्सा जरूर आया, क्योंकि वो उनका प्रिय पेन था, किसी ने उन्हें तोहफे में दिया था, तो गुस्सा आना तो लाजमी था। लेकिन जैसे ही उनको एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया है, तुरंत उन्होंने नौकर को बुलाकर उससे क्षमा मांग ली। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का भाव कहाँ पता चलता है, कि जहाँ पर उन्होंने अपने बड़े भाई से वो खुलकर सामने सम्मान के कारण कह नहीं पा रहे थे, लेकिन पत्र लिखकर उन्होंने ये सच बोला कि भाई आप मुझे पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं हूँ जो वो सिर्फ मातृभूमि की सेवा करने में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तो भाई उनकी सत्यनिष्ठा का पता चलता है। ईमानदारी, तो ईमानदारी तो एक इतना बड़ा राष्ट्रपति इस पद पर होकर आंशिक वेतन लेना, साथ ही किसी प्रकार से धन संपत्ति का, सरकारी चीज़ों का कोई दुरुपयोग ना करना, उनको बेवजह अपने लिए ऊपर खर्च ना करना ही उनकी ईमानदारी का परिचय है। देशभक्ति, तो पूरा का पूरा जो ये पाठ है उसकी हर घटना हमें ये बताती है कि इनके अंदर देशभक्ति का भाव कितने कूट कूट कर भरा हुआ था, कितनी शिद्दत से ये एक महान देशभक्त कहलाने लायक थे। तो सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना, आपस में मिलजुल कर रहना, सभी का सम्मान करना, सभी को मान सम्मान देना, जैसे आदि विशिष्ट गुण इनके अंदर थे। तो यहाँ पर हमने एक एक करके लगभग उनके 12 गुणों के बारे में जाना है। तो ये 12 के 12 गुण फटाफट से याद कर लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। तो आप चाहें तो इसके लंबे लंबे पैराग्राफ भी बना कर लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से लिख के
इनको याद कर लें और परीक्षा में जब आपको लिखना पड़े तो इनके सामने कुछ कुछ पंक्तियां जो मैंने भी आपको समझाई वो यहाँ पर लिखकर इस उत्तर को बड़ा भी कर सकते हैं। तो जितने अंक का ये आपका उत्तर आ रहा है एग्जाम में या आया है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर वर्णन डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अब सूची बनाने कहा है तो ये सूची बना दी। मान के चलिए एग्जाम में आ जाए कि उनकी कुछ व्यक्तित्व की कुछ 4 या 5 गुण लिखिए तो आप इसमें से कोई भी 4-5 गुण लिख सकते हैं। या फिर प्रश्न पूछ लिया जाए किन गुणों ने आपको सर्वाधिक प्रभावित हुआ, उनके गुणों पर विस्तार से चर्चा करिए और 5 नंबर का आ गया तो ये सारे गुण लिखकर इनका डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। तो किसी भी तरीके से जितने अंक का ये प्रश्न है और जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है अगला पेन टूटने वाली। प्रश्न 5 हम पढ़ रहे हैं। पेन टूटने वाली घटना क्या थी? इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किस गुण का पता चलता है? तो एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे की सफाई करने वाला जो नौकर था उससे, उनके पुराने नौकर से तुलसी से गलती से हाथी दांत का बना हुआ जो एक पेन था वो मेज से नीचे गिर गया। मेज यानी टेबल से। और जो स्याही थी वो पूरी जो कारपेट बिछा हुआ था, कालीन बिछा हुआ था, उस पर गिर गई। राजेंद्र प्रसाद बहुत गुस्सा हुए क्योंकि वो उनका प्रिय पेन था, किसी ने उन्हें तोहफे में दिया था तो इसलिए और अधिक प्रिय था। यह पेन उन्हें किसी ने भेंट में दी थी। भेंट मतलब गिफ्ट किया था, उपहार में दिया था। यह पेन उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय था। उन्होंने उसी दिन तुलसी को अपनी सेवा से हटा दिया कि भाई जाओ, तुमसे मेरा काम नहीं होता, अब तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन व्यस्तता के बावजूद उनके दिल में एक कांटा सा चुभता रहा। उन्होंने उसको डांट तो दिया लेकिन कहीं ना कहीं उनको बार बार ये फीलिंग आ रही थी सारा दिन से कि मैंने कुछ ज़्यादा डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति से काम छीनना, एकाएक उसको काम से निकाल देना गलत है। तो इस तरीके के भाव इनके मन में चल रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें तुलसी के साथ अन्याय किया है। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने तुलसी के साथ अन्याय किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने शाम को ही तुलसी को अपने कमरे में बुलाया, उसको बुलाया क्योंकि अफसोस था मन में। और तुलसी डरता हुआ कमरे में गया। उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति सिर झुकाए और हाथ जोड़े हुए ऐसे खड़े हुए हैं। और क्या कहा उससे कि तुलसी मुझे क्षमा कर दो। इससे उनकी महानता और क्षमाशीलता का पता चलता है। देखिए, क्षमा मांगना एक ऐसा गुण है जिसमें आप बड़े और छोटे का भाव ना लाएं। क्षमा मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है और क्षमा करने वाला तो महान होता ही है। तो कभी भी अगर आपको किसी से सॉरी बोलना है तो आप बिल्कुल उस समय ये ना सोचें कि ये मुझसे बड़ा है या छोटा है। आप अपने से छोटे से भी सॉरी बोल सकते हैं और अपनों से बड़े से होते हैं, हम अक्सर बोलते ही हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें, क्षमा मांगना और क्षमा करना, दोनों ही चीज़ें एक महानता का गुण होता है और विशिष्ट गुण होता है। तो ये दोनों चीज़ें अपने जीवन में हमेशा याद रखें। तो इस प्रकार ये घटना थी नौकर के साथ हुई, वो हमने यहाँ पर जान ली है। निम्नलिखित में सही वाक्यों के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत से मुंह मोड़ लिया क्योंकि इसमें आमदनी कम थी। क्या आपको लगता है कि इतने महान देशभक्त जो थे, जो मातृभूमि की सेवा करने के लिए पूरा जीवन उन्होंने एक तरह से दान में दे दिया, क्या वो वकालत की कमाई कम होने के कारण वो वकालत को छोड़ते? तो सत्य है या असत्य? तो मेरे हिसाब से ये उत्तर, ये कथन पूरी तरह असत्य है। उन्होंने वकालत सिर्फ इसलिए छोड़ी थी कि वो देश सेवा करना चाहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल किसान थे और अंत में देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कौन कथन क्या है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल किसान थे, वो भी एक किसान के पुत्र थे और देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो बिल्कुल ये बात असत्य है क्योंकि वो एक सफल किसान, मतलब किसान का तो बैकग्राउंड था उनका, लेकिन वो किसान के पुत्र नहीं थे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा भी था कि वे बहुत गतिविधियों में भाग लिया करते थे और इसी ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में विशेष योगदान दिया था। आ गए हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को, यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स दिए हैं, कुछ घटनाएं दी हैं, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित किया। तो
तो जो बिहारी युवा छात्र थे उनको इकट्ठा किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के अनुयायी बन गए। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ। वे हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ कबड्डी खेलते थे, तो ये वाला तो मुझे लगता है सबसे पहले आएगा, है ना, तो क्रम आपको लिखना है। और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो ये तो मुझे लगता है सही जगह पर दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका सही क्रम। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, वे अपने हिंदू मुसलमान दोस्तों के साथ कबड्डी खेलते थे, तो ये हो गया नंबर 1। उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित किया, क्योंकि ये काम उन्होंने अपनी युवावस्था में कॉलेज टाइम में किया था, तो ये हो गया 2। चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद वो चंपारण सत्याग्रह की तरफ आए। चंपारण सत्याग्रह के बाद वे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बने, तो ये हो गया 4 नंबर पे। और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो ये सबसे आखिर में हुआ था, तो ये हो गया नंबर 5। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि कैसे उन्होंने ये क्रम जो है वो पाठ का हमने सेट कर दिया है। देश के किसी अन्य राष्ट्रपति के विषय में जानकारी इकट्ठी करिए और लिखिए। तो अब आपको जो है ये है आपका गृह कार्य, यानी कि ये है आपका होमवर्क। बहुत दिनों से कुछ दिया भी नहीं है, तो ये कर लीजिए बढ़िया होमवर्क में। आपको करना क्या है, ऐसा कोई महान व्यक्तित्व जिसने इसी तरीके के जीवन के कष्ट सहते हुए इस राष्ट्रपति वाले सर्वोच्च पद को हासिल किया हो, उसका पूरा एक जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो आप यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका में बढ़िया चित्र चिपका सकते हैं, उनके उपलब्धियों के बारे में लिख सकते हैं, उनकी जो उन्होंने महान कार्य किए हैं नंबर 1 2 3 4 डालकर लिख सकते हैं। पहले उनका जीवन परिचय लिख दीजिए, फिर उनके महान कार्य लिख दीजिए, फिर महान कार्यों की अगर उन्होंने किसी से प्रेरणा ली हो तो वो लिख दीजिए। तो ऐसे करके आप इस उत्तर को बढ़िया अच्छे तरीके से एक प्रोजेक्ट की तरह, परियोजना कार्य की तरह भी कर सकते हैं। तो ये अब आपको स्वयं करना है। तो ये हो गया है गृह कार्य। तो आप इस गृह कार्य को कंप्लीट करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने पूर्ण किए हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। ये पाठ बहुत 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 प्रेरणादायी, साथ ही साथ बेहद आसान है। पूरी तरह आसान शब्दों में लिखा, एकदम बस दिल से कहने वाला और दिल तक पहुँचने वाला पाठ है ये। तो इस व्यक्तित्व से, महान व्यक्ति से क्या प्रेरणा आपने हासिल करी, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इनके व्यक्तित्व से सबसे मेन जो गुण हैं, वो 4 या 5 गुण आपने क्या सीखे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप पढ़ रहे हैं इस समय मैग्नेट ब्रेन्स, भारत का सबसे 1 और सबसे बेहतरीन टीचिंग ऐप पर आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको जो यहाँ पर चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, ये 100% प्योर, शुद्ध और जो कह सकते हैं कि एकदम सही जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी का एजुकेशन में बिलीव करता है। ना सिर्फ आपकी कक्षा, बल्कि कक्षा 6 से लेके 12 तक, और हर एक बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर एक के यहाँ पर हर कक्षा के हर विषय के ढेरों वीडियो मौजूद हैं। तो बस आपको उन्हें खोज करना है, क्योंकि आपकी कक्षा और आपकी रुचि के अनुसार आप विषय और अपनी कक्षा को चुन लीजिए। तो सारे वीडियो यहाँ पर बस एक क्लिक से आपको हासिल हो जाएंगे, जिसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन, पैक या चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो CUET, NTSC जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। अगर आप ओलंपियाड्स की बात करें, जो कि आपकी इस उम्र में देना बहुत ज़रूरी है, तो कक्षा 7 के लिए, 8 के लिए जो ओलंपियाड्स आप देंगे उसकी तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। बुक्स और ई-बुक्स के कलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है, बढ़िया उस पर कीजिए क्लिक। वहाँ खुलेगा एक गूगल फॉर्म भर दीजिए, सारी जानकारी हम तक आएगी, चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। तो जो आपने भी देखा ना कि राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा, उसको जानना, सीखना, समझना तो बहुत ज़रूरी है। विश्व स्तर पर आपको अंग्रेज़ी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो उसके लिए आप जो हमारे वीडियोज़ हैं स्पोकन इंग्लिश के, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वैसे आप कर रहे हैं उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। तो देखते रहिए भारत का नंबर 1 टीचिंग ऐप, टीचिंग चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।